नमस्कार साथियों कोशिका विज्ञान हम पढ़ रहे थे और कोशिका विज्ञान की 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज दोस्तों कोशिका विज्ञान की 10वीं क्लास है और दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से। और दोस्तों इस वीडियो में सूत्रकणिका अर्थात दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सूत्रकणिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए अल्टमान ने, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी कोलिकर ने, ऑप्शन नंबर डी बेंडा ने। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब दोस्तों अल्टमान व फ्लेमिंग ने सूत्रकणिका की खोज की थी। कब की थी दोस्तों? तो भैया 1890 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1890 में सूत्रकणिका की खोज की थी दोस्तों अल्टमान व फ्लेमिंग ने। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भैया अल्टमान ने सूत्रकणिका का क्या नाम दिया? तो दोस्तों अल्टमान ने जो सूत्रकणिका है इसका नाम दिया था दोस्तों अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था। याद रखना है आपको दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं फ्लेमिंग की बात करूं कि भैया फ्लेमिंग ने सूत्रकणिका का क्या नाम दिया, तो दोस्तों इन्होंने सूत्रकणिका को कहा फिला। क्या कहा दोस्तों? फिला का। अगर दोस्तों मैं कोलिकर के बारे में पूछूं कि भैया कोलिकर ने सूत्रकणिका का क्या नाम दिया था, तो भैया इसने नाम दिया था सेक्रोसोम्स। ये नाम है दोस्तों सब जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया व दोस्तों सूत्रकणिका के नाम दिए। अगर दोस्तों मैं बेंडा के बारे में पूछूं कि बेंडा ने सूत्रकणिका को क्या नाम दिया, तो दोस्तों जो आज जिस नाम से जाना जाता है सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया, वो नाम दोस्तों किसने दिया? बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार और बता देता हूं, सूत्रकणिका की खोज की थी दोस्तों अल्टमान ने और फ्लेमिंग ने। कब की थी दोस्तों? 1890 में की थी। अल्टमान ने दोस्तों सूत्रकणिका का नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था दोस्तों? बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने सूत्रकणिका का क्या नाम दिया था दोस्तों? तो इसे कहा था भैया फिला। अगर मैं कोलिकर की बात करूं तो भैया कोलिकर ने सूत्रकणिका को नाम दिया था सेक्रोसोम। क्या नाम दिया था दोस्तों? सेक्रोसोम नाम दिया था। दोस्तों वर्तमान में सूत्रकणिका को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और दोस्तों ये नाम किसने दिया था? तो भैया ये नाम दिया था आपका बेंडा ने। किसने दिया था दोस्तों? बेंडा ने दिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है दोस्तों कि भैया पादप कोशिका में सूत्रकणिका को अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मेवेज, ऑप्शन नंबर बी है कोलिकर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेवेज। दोस्तों मेवेज जो वैज्ञानिक था इन्होंने पादप कोशिका में यानी कि प्लांट सेल में सबसे पहले सूत्रकणिका को देखा। अगर दोस्तों मैं कोलिकर की बात करूं तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहले सूत्रकणिका को कीड़े मकोड़ों में देखा था भैया। कीड़े मकोड़े में देखा था। किसने दोस्तों? कोलिकर ने। बात क्लियर है दोस्तों? यहाँ से 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उतार लेना इनको और अच्छे से याद कर लेना। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। पादप कोशिका में अर्थात दोस्तों प्लांट सेल में सबसे पहले सूत्रकणिका को किसने देखा? तो भैया मेवेज ने देखा था।
अगर मैं कोलिकर की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले सूत्रकणिका को कीड़े मकोड़ों में इसी कोलिकर ने देखा था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं जब अगली क्लास ले तो दोस्तों उसमें उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं आपका ही भाई हूँ यार। अगर नहीं समझ में आता तो बता दिया करो, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो माफ कर दिया करो यार, अभी अभी सीखा हूँ पढ़ाना भी। तो फिर चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है दोस्तों कि भैया सूत्रकणिका का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0.2 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 1.0 से लेकर के 4.0 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दोनों। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सूत्रकणिका का व्यास कितना होता है? व्यास तो दोस्तों व्यास होता है 0.2 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सूत्रकणिका की लंबाई कितनी होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया सूत्रकणिका की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी लंबाई होती है? 1.0 से लेकर के 4.0 या फिर दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 4.1 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। बात क्लियर है? व्यास और लंबाई आपको पता लग गई। दोस्तों व्यास होता है 0.2 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक, और दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.0 से लेकर के 4.0 या 4.1 माइक्रोमीटर तक। अब बात करते हैं दोस्तों सूत्रकणिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि भैया इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार दोस्तों अंडाकार भी हो सकता है और दोस्तों गोलाकार भी हो सकता है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आप इसकी संरचना देखोगे अंदर से, तो दोस्तों आपको जूते के फीते के समान इसकी संरचना दिखाई देगी। जूते के फीते के समान इसकी संरचना दिखाई देगी। बात क्लियर है? जैसे कुछ आपको दोस्तों इस तरीके से इसकी संरचना दिखाई देती है। किसकी दोस्तों? सूत्रकणिका की। किसकी संरचना दोस्तों? सूत्रकणिका की। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? दोस्तों जो सूत्रकणिका होती है, यानी कि दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सूत्रकणिका, इसके पास दोस्तों खुद के पास इसका खुद का डीएनए होता है और दोस्तों राइबोसोम भी होता है। इस कारण दोस्तों ये खुद का कार्य स्वयं ही कर लेती है। स्वयं का कार्य स्वयं ही कर लेती है। इस कारण दोस्तों इसे कहा जाता है अर्धस्वायत्त कोशिका। अर्धस्वायत्त कोशिका कहा जाता है। बात क्लियर है? एक बार और समझना, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों जो सूत्रकणिका होती है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके पास खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। दोस्तों स्वयं का कार्य स्वयं ही कर लेती है। इस कारण दोस्तों इसे अर्धस्वायत्त कोशिका भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक नाम और है, वह दोस्तों कोशिका के अंदर की कोशिका भी इसे ही कहा जाता है। कोशिका के अंदर की कोशिका क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये स्वयं का कार्य स्वयं कर लेती है। इस कारण दोस्तों इसे कोशिका के अंदर की कोशिका भी कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो भैया डीएनए जो जंतु कोशिका होती है दोस्तों, इस जंतु कोशिका में किस किस के पास होता है? तो भैया केंद्रक के पास डीएनए होता है और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का स्वयं का डीएनए होता है। अगर दोस्तों मैं पादप कोशिका की बात करूं, तो पादप कोशिका में डीएनए किस किस के पास होता है? तो भैया केंद्रक के पास होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, दिख तो रहा है ना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और दोस्तों एक होता है भैया पर्णहरित के साथ में।
पर्णहरित में भी खुद का डीएनए होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बात क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक को, ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका को, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका। दोस्तों सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति घर व दोस्तों ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस सूत्रकणिका में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है क्या? तो दोस्तों वह श्वसन यानी वह श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका में हो, बात क्लियर है? भाई मैंने आपसे कहा कि भैया सूत्रकणिका में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अभी बताने वाला हूं कि भैया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों वह श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका में हो, बात क्लियर है? देखिए दोस्तों मनुष्य एक कार्यशील प्राणी है। फिजिक्स कहती है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। और दोस्तों हमें ऊर्जा किससे मिलती है कार्य करने के लिए? तो भैया आप कहोगे कि भोजन से। जी हाँ दोस्तों, हम भोजन में कुछ भी खाए वो हमारी कोशिकाओं के पास में जाकर इकट्ठा होता है दोस्तों C6H12O6 यानी कि दोस्तों ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, फिर दोस्तों इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। कोशिकाओं में दोस्तों ये प्रक्रिया हो रही है ना, यही कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और दोस्तों क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में? तो भैया एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात क्लियर है? देखिए दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है इसे तो दोस्तों शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों जल है, इस जल को तो हम अपनी जैविक क्रियाओं में भाग ले लेते हैं। अपने शरीर में जैविक क्रियाओं में भाग ले लिया जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो तो दोस्तों हमारे शरीर में मुख्य स्रोत है ये, यानी कि इसका मुख्य कार्य है ये, तो ये तो काम में आती ही आती है। तो दोस्तों आपके सामने जो ये रिएक्शन हुई यही दोस्तों कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो दोस्तों कहाँ होती है? सूत्रकणिका में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? दोस्तों तो सूत्रकणिका में होती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? तो वह श्वसन की प्रक्रिया जो दोस्तों कोशिका में हुई हो। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों, जल को जैविक क्रियाओं में भाग ले लिया जाता है और जो ऊर्जा बनी है दोस्तों, तो ऊर्जा से तो हमारा शरीर चल ही रहा है, तो ऊर्जा तो काम आएगी। दोस्तों यही कारण है कि भैया जो सूत्रकणिका है इस सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति घर या फिर दोस्तों ऊर्जा घर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये सारी जो प्रक्रिया यानी कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है दोस्तों वो किस में हो रही है? भैया सूत्रकणिका में हो रही है। यानी कि भैया सूत्रकणिका में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम की जगह पे दोस्तों राइबोसोम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से राइबोसोम से एक क्वेश्चन बनता है। राइबोसोम
और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका, अर्थात दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अगर कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है तो फिर दोस्तों कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों जो केंद्रक है ये दोस्तों कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। अरे मेरे भाई कोशिका का सबसे बड़ा भाग की बात हो गई, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग की बात हो गई, क्या कोशिका का सबसे छोटा भाग का नहीं पता हमें? जी हाँ दोस्तों, तो फिर कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है? राइबोसोम है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है दोस्तों? कोशिका का सबसे छोटा भाग है भैया राइबोसोम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में सूत्रकणिका से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप ये क्लास आपने देख ली तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, जो मैंने बताए हैं उनसे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।